जय भीम साथियों। जय बिरसा, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा SC STs के संवैधानिक अधिकारों पर, जिनके ऊपर हमने 14-15 मई 2022 को 2 दिवसीय दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन SC STs का, अनुसूचित जाति जनजाति के मुख्य नेताओं का हमने बुलाया था। और 15 मई को हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करके और हमने भारत सरकार को ये 25 सूत्री मांग पत्र, जिसमें टोटल हमारे संवैधानिक अधिकार की मांगे हैं, वो हमने भारत सरकार को दिए थे, जिसमें कि मुख्य जहाँ पर कि हमारे साथ छल कपट हुआ आज तक। कांग्रेस की सरकार ने सरकार बनने के बाद से और संविधान लागू होने के बाद से, और कांग्रेस लगातार सरकार में रही, उसने जो हमारे साथ छल कपट किया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सेदारी थी 22.5% भी SC ST की कांग्रेस ने तय की, वो संविधान ने नहीं तय की। संविधान ने तो जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने 15% अनुसूचित जातियों की और 7.5% अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी तय की। लेकिन कांग्रेस ने जो तमाम सरकारी संस्थानों में जो हमारा रिजर्वेशन लागू होना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात ये कि जो भारत सरकार के नेशनलाइज्ड बैंकों से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से, जिन संस्थाओं को, जिन व्यापार मंडलों को, जिन बड़ी कंपनियों को उससे कर्जा दिया जाता है, उस कर्जे से वो कंपनियां चलती हैं और उनको लाखों करोड़ रुपए का हर साल, आज से नहीं, कांग्रेस के समय से हर साल उन कंपनियों का वो लोन राइट ऑफ किया जाता है, माफ़ किया जाता है। वो हमारा पैसा है। उन कंपनियों में रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। तो हमने जो हमारी मांग थी, 2022 की मांग है, 14-15 मई 2022, जो हमने भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री को हमने ज्ञापन सौंप करके दिया था। प्रॉपर उसकी हमारे पास रसीद है, एविडेंसेस हैं, कोई गलतफहमी न रहे। सबसे पहले ये मांगे हमने मांगी थी। सबसे पहला उसमें था जातिगत जनगणना करो, ये मांग हमने 14-15 मई 2022 को हमने मांग की थी। और निजी जनगणना करके निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो। हमने मांग की थी न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो। और इसके अलावा हमने मांग की थी तीनों सेनाओं में आरक्षण लागू होना चाहिए। और उसके अलावा फिल्म उद्योग, व्यापार, मीडिया में भी हमारा रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। और हमने महिला आरक्षण में SC ST की महिलाओं का अलग आरक्षण लागू होने की बात 2022 में ही भारत सरकार से कर दी थी। इसके अलावा हमने जो ये टोल नाके बने हुए हैं, जो गैर संवैधानिक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार ये जितने टोल नाके हैं सब गैर संवैधानिक हैं। तो हम जनरलों की तो बात नहीं करेंगे, और वो जनरल मांगे ना मांगे, मगर हमने कहा कि हमें SC ST के लोगों को टोल टैक्स पे पूरी छूट मिलनी चाहिए, टोल टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके टोल नाके गैर संवैधानिक हैं। और उसके अलावा हमने मांग की कि जो हमारे ये आयोग हैं, राष्ट्रीय आयोग हैं, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के जो आयोग हैं, इन दोनों आयोगों में जो नियुक्ति हो, इसके जो पदाधिकारी चुने जाएं, इसके चेयरपर्सन से लेकर के जो सदस्य तमाम चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति ना हो। उनकी नियुक्ति SC अनुसूचित जाति का जो आयोग है, वो अनुसूचित जाति के लोग उसमें वोटिंग करें, पैनल हो, और वहाँ पर पैनल को वो वोटिंग करें और वो चुन करके आए। उसी तरीके से जनजाति आयोग का भी जो जनजातियाँ हैं, वो जनजातियाँ उसमें वोटिंग करें, अपने पैनल खड़े करें, और तब वो उसमें वो उनके पदाधिकारी प्रॉपर ढंग से इलेक्ट हों, नियुक्त ना हों, इलेक्ट हों,
तभी जा कर के ये पारदर्शी तरीके से ये काम कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी चतुराई के साथ भारत के संविधान में ये आर्टिकल 338 के तहत 338 और 338 में अनुसूचित जाति आयोग और 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग की जो उन्होंने प्रावधान किए, वो उन्होंने जो उनका 1932 में डबल वोट का अधिकार जो इस देश के अछूतों का जो छीना था कांग्रेस ने, उसकी भरपाई बाबा साहब ने की थी कि एक वोट से सरकार चुनेंगे और दूसरे वोट से ये अनुसूचित जाति जनजाति अपने आयोगों के चेयरपर्सन और उसके पदाधिकारियों को चुनेंगे, जिससे कि वो जो उनकी कमी है डबल वोट के राइट की, क्योंकि वो आयोग पूरा करे। और आयोग सरकार के ऊपर बाबा साहब ने उसमें जो इतनी बड़ी शक्तियां दी हैं कि उसमें लिखा है कि अगर किसी पॉलिसी से, भारत सरकार की किसी नीति से, किसी कार्यक्रम से या किसी नए कानून से अगर SC STs का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों का हनन हो रहा है या उनका रिजर्वेशन पर कोई हमला हो रहा है या वो खतरे में है, तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को अधिकार है उनके चेयरपर्सनों को कि वो सीधे भारत सरकार की उन पॉलिसीज़ पे वो विचार कर सकते हैं, भारत सरकार को बुला सकते हैं और उनको वो रोक सकते हैं। इतनी बड़ी शक्तियां बाबा साहब ने आयोग को दी हैं, क्योंकि भारत सरकार के सिफारिशों पर जिन लोगों को सिफारिश करके वो राष्ट्रपति के पास नाम भेजते हैं और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करती हैं, इस वजह से वो भारत सरकार के अर्थात रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, जिससे कि वो काम नहीं करते हैं, जिससे कि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जिससे कि भारत सरकार की जो नियुक्तियां होती हैं वो जो उसमें पॉलिसी आते हैं, कानून आते हैं, जिसमें संविधान विरोधी जो तत्व होते हैं, आरक्षण विरोधी जो तत्व होते हैं, वो उनके विरुद्ध वो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कदम नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि प्रॉपर ढंग से जो आयोग का काम है कि हर वर्ष वो SC STs के जो उनके जीवन से जुड़े हुए उनके ऊपर रिपोर्ट, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार कितने मिले, उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक उनके जो हालात हैं, उसके ऊपर वो भारत सरकार को हर साल रिपोर्ट सौंपे। तो वो रिपोर्ट भी इन दोनों आयोगों द्वारा प्रॉपर ढंग से और विधिवत तरीके से और सही तथ्यों के आधार पर नई भारत सरकार को वो पास जमा नहीं होती है, जिससे कि वो अपने उसको उस पर पॉलिसीज़ बने। सरकार पॉलिसीज़ को बनाते समय SC STs के अधिकारों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के बारे में सोचे जाने। तो हमने ये मुहिम 2022 से शुरू की थी, जब मैंने संविधान चालीसा को हमने शुरू किया था 14 मई और 15 मई 2 दिन हमने दिल्ली में यहाँ पर सम्मेलन किया और उसके बाद पूरे देश में हमने इसको चलाया। हमने 25 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें कि 25 डिमांड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। यहाँ तक कि हमने भारत सरकार से मांग की है इसमें कि जो एनुअल बजट होता है भारत सरकार का, पिछला 45 लाख करोड़ के करीब था, पूरा टोटल भारत का बजट था। तो हमने कहा जो टोटल बजट होता है उस टोटल बजट का जो 22.5% का जो स्टेक है, शेयर है, वो SC STs को वो मिलना चाहिए, उनको उनके उस एनुअल बजट में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल जो हैं वो SC STs को हवाले किए जाएं। SC STs अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्वयं चलाएंगे, उसके वो प्रधानाचार्य से लेकर के, हेडमास्टर से लेकर के, और उनकी जो संचालन कमेटी है वो तमाम अनुसूचित जाति जनजाति की रहेगी और वो अपने लोगों को पढ़ाएंगे, बेहतर एजुकेशन देंगे और इस लायक हैं वो अब आज की तारीख में इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने इंस्टीट्यूशनल खुद चला सकते हैं। तो ये सब संवैधानिक मांगों का हमने मसौदा भारत सरकार को 14-15 मई 2022 में ही दे दिया था और हमने कहा था सेना के अंदर हमारा क्यों नहीं रिजर्वेशन होगा, सेना में करो, फिल्म उद्योग में, हर जगह पर, व्यापार में, मीडिया में, फिल्म उद्योग में जो यूरोपियन कंट्रियां हैं जिनमें कि वहाँ काले और गोरे का भेद होता था और उनके संघर्ष से कालों के, वहाँ पर कोई भी पिक्चर बनती है हॉलीवुड की तो उसमें अगर काला ब्लैक हीरो हीरोइन को, एक्ट्रेसेस को लेना होता है तभी जाकर के वो फिल्म सेंसर बोर्ड पास करता है, तो उसमें उनका रिजर्वेशन है। तो भारत में SC STs का रिजर्वेशन फिल्मों में क्यों नहीं है, जबकि फिल्मों में का भी बड़ा
बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें भारत सरकार का पैसा लगता है उसमें, क्योंकि वो नेशनलाइज बैंक से कर्जा लेते हैं। और बड़े बड़े ये जो उद्योग हैं, उस उद्योगों में बड़े बड़े पूंजीपति नेशनलाइज बैंकों से ही कर्जा लेते हैं, तो उसमें हमारा पैसा लगा भारत सरकार का। तो भैया तुम फिर उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दोगे? व्यापार में हमारे लोगों को व्यापारी बड़े स्तर पे क्यों नहीं बनाओगे? जबकि वो प्रावधान है, फंड भी आते हैं, लेकिन ये बनाते नहीं है। मीडिया में हमारे लोगों की भागीदारी क्यों नहीं होगी? रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा? जो उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वहाँ पे भारत सरकार उनको सैटेलाइट अलाउ करती है, लाइसेंस देती है, तो उसमें SC STs का रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा? हमारे वहाँ एंकर क्यों नहीं होंगे? हमारे वहाँ पर एडिटर और तमाम चीज़ें वहाँ पर क्यों नहीं होंगे? हमारे लोग भी तो होने चाहिए ना। और इसी तरीके से हमने खेलों में भी हमने रिजर्वेशन की मांग की है, क्योंकि भारत की जो साई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो तमाम स्टेडियम्स में और जो सारा भारत सरकार का पैसा लगता है, तो उसमें भी स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, तमाम उसमें भी हो, तो हमारे 22.5% खिलाड़ियों को भी उसमें हिस्सेदारी मिले। आप प्रॉपर हमारे खिलाड़ियों को, आप भैया जब रिजर्वेशन करोगे तो उनको स्टेडियम्स में कोचिंग दोगे, उनकी कोचिंग की व्यवस्था करोगे, उनको तमाम सिखाओगे, तो फिर उनका कंपटीशन के बल पे उनको लगातार उसमें आप स्पोर्ट्स में भी हर एक टीमों में A to Z जितने भी स्पोर्ट्स हैं भारत सरकार के अंदर, उन तमाम में हमारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। 22.5% रिजर्वेशन अर्थात हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जिनको सदियों सदियों से तुमने सताया है, पीड़ित रखा है, उपेक्षित रखा है, वंचित रखा है इन तमाम चीज़ों से, तो हमारी लड़ाई तमाम किसी एक जाति की नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति में हमारी लड़ाई तमाम अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की जितनी भी जातियां हैं जो शेड्यूल्ड हैं भारत सरकार की अनुसूची में, हमारी उन तमाम लोगों की बराबर भागीदारी की लड़ाई है। और वो पूरे तमाम प्राइवेट सेक्टर से लेकर के और तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें सब में भागीदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। ये मेरा कहना है। किसी एक जाति को लेकर के और किसी एक जाति के उत्थान की बात हमारे लोग ना करें। हम सब मिल करके हमें तमाम SC STs के अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, जैसे कि बाबा साहब ने लड़ी थी। और बाबा साहब ने तमाम SC STs को उन्होंने अधिकार दिए और उनको उनके पूरे पूर्ण विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार को दी, जो कि उन्होंने नहीं की। उनको मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी दी, जो कि इन भारत सरकार मनुवादी पार्टियों ने नहीं की। और देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि भाई, बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देश को दे करके, देश में भारत का संविधान लागू करके, जो सदियों सदियों से इस देश के अंदर मनुवादी परंपरा, मनुवादी संविधान जो चला आ रहा था, उसको तोड़ा, उसको ख़त्म किया, उसको रिप्लेस किया। उसको रिप्लेस करके बाबा साहब ने एक आधुनिक भारत का एक नवीन, एक ऐतिहासिक ग्रंथ भारत का संविधान सौंपा और उससे नई जो उसमें का मानवीय और कानूनी अधिकार तमाम नागरिकों को दिए। उसी तरीके से अगर ये मनुवादी, अगर ये बार बार कोशिश करते हैं कि भाई भारत के संविधान को हटा के मनुवाद को रिप्लेस करें, तो हमें चोट लगती है ना, हमारा दिमाग खराब होता है ना कि भाई क्यों मनुवाद को क्यों लाओगे? हिंदू राष्ट्र और ये फलाना और डिकड़ा और ये मनुवादी व्यवस्था को वापस लाना करते हैं तो हमें दुख होता है ना। तो इसी तरह हमें दुख होना चाहिए कि जब कोई हमारा दलित नेता, जब वो 1950 से पहले की जातिवादी बात को करे, भारत की आज़ादी से पहले की जातिवादी सिस्टम को याद करके और उसे लागू करने की बात करे संसद में और कहीं पर भी, तो हमें उसका घोर विरोध करना चाहिए। क्योंकि अब हमें जातिवादी व्यवस्था से तो हमें जान छुड़ानी है। और जातिवाद चाहे वो मनुवादी करें, चाहे जातिवादी कोई दलित नेता करे, तो हमें उसका पूरा डट के घोर विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भारत के संविधान और बाबा साहब के विरुद्ध हम धोखा कर रहे हैं। उनकी आस्थाओं, मान्यताओं, उनके संघर्षों के विरुद्ध हम एक तरह से मूक दर्शक बन करके बैठे हैं, जो कि उस संघर्ष और उस लड़ाई का घनघोर जो उपहास उड़ाने वाली बात है, उसका अपमान करने की बात है। और मैं तो खास तौर पे चूकूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो, दलित नेता के नाम पर हो, किसी मेरी जाति के नेता के नाम पर हो, कोई हो, अगर भारत के संविधान के विरुद्ध कोई कृत्य करेगा, भारत के संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम करेगा, तो मैं सबसे पहले मुखर रूप होकर के मैं उनके सामने डट के खड़ा हूँगा, उनका विरोध करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक कोई कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए कुर्बानियाँ की हैं। 4 बच्चे अपने खोए हैं,
बाबा साहब ने अपनी पत्नी को खोया है, बाबा साहब ने अपने जीवन को कुर्बान किया है, अपनी खुशियों को कुर्बान किया है, और उस आदमी ने हमारे लिए सब कुछ झोंक दिया, अपना जीवन झोंक दिया। तो आज अगर बाबा साहब के विरुद्ध या उसके संविधान के विरुद्ध अगर कोई भी शक्ति अगर सर उठाएगी, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसके विरुद्ध खुल करके मुखर होकर के विरोध करूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरी दुश्मन क्यों ना हो जाए। जय भीम, जय बिरसा, जय संविधान, जय भारत।